कितने बनाओगे? एक दो एक। हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को हृदय की क्रियाविधि के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे दोहरा परिसंचरण और ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो परिभाषा अगर हम देखें डेफिनेशन के तौर पर, तो दोहरा परिसंचरण किसे कहेंगे? प्राणियों के शरीर में रुधिर द्वारा एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। वापस सुन लीजिए, प्राणियों के शरीर में रुधिर द्वारा शरीर का एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। दोहरा परिसंचरण उन जंतुओं में पाया जाता है जिनका हृदय 4 चैम्बर का होता है, फोल्ड चैम्बर्ड होता है। जैसे जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं, हम लोग हैं पक्षी वर्ग के जंतु, यानी स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जंतुओं का हृदय जो है हार्ट वो फोल्ड चैम्बर का होता है। बाकी रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स एम्फीबियन, इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर का होता है। जो मछलियां होती हैं उनका हृदय 2 चैम्बर का होता है। तो ये दोहरा परिसंचरण उन जंतुओं में पाया जाता है जिनका हृदय 4 चैम्बर का होता है। तो जैसे हमने परिभाषा बताया कि रुधिर द्वारा शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो अब इस चीज को समझा दीजिए, आप कैसे समझाएंगे? तो आप बताइए कि सबसे पहले हम लंग से शुरू करते हैं, फेफड़े से। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर जो है वो दाएं नीले द्वारा पंप कर दिया जाता है दोनों फेफड़ों में, यानी फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ जाता है तो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है रुधिर से, और अलग होकर के इसको हम एक्सपायरेशन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और फिर जो ब्लड बचता है वह इंस्पायरेशन के दौरान जो वायु फेफड़े में ग्रहण करते हैं वह वायु जो है रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो अब देखिए यही से हम शुरू करते हैं फेफड़े से, यानी फेफड़े से रुधिर निकलता है, फिर कहां जाकर के फिर फेफड़े में पहुंचता है। ये पूरा प्रकरण एक चक्र कहलाएगा इसका। तो अब देखिए होता क्या है कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में लाकर डाल दिया जाता है, यानी बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। जब तक में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ये 4 पल्मोनरी शिराओं द्वारा, देखिए 1 2 3 4, तो 4 पल्मोनरी शिराओं द्वारा ला करके बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। अब बाएं आलिंद से रुधिर आया बाएं नीले में, फिर बायां नीले जब संकुचित होगा तो बाएं नीले से ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर ये महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है, यानी महाधमनी से धमनी, धमनी से धमनिका, केशिका, ये पंप कर दिया जाता है। अब फिर होता क्या है कि ये जो शुद्ध रुधिर था ये गया शरीर के विभिन्न भागों में, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ऑक्सीजन उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिका से बाहर आता है और बाहर आकर के ऊतकों के बीच जब आ जाता है तो फिर वहां से सिरिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को ग्रहण करती हैं, तो सिरिका से शिरा, शिरा से महाशिरा में आ जाता है, और निम्न महाशिरा और
और फिर यहाँ से ये रुधिर जो है वो आ जाता है दाएं आलिंद में। देखिए आप, फेफड़े से रुधिर निकला पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय से महाधमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में, फिर शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर सीरिका द्वारा, फिर शिराओं द्वारा, फिर वहां से आ गया महाशिरा में, महाशिराओं द्वारा फिर ला करके दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। अब ये दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर है दाएं निलय में। अब दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जो है, यानी जब दायां निलय पंप करता है तो इसमें भरा हुआ अशुद्ध रुधिर ये पल्मोनरी धमनी द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। देखिए आप, अब यहां पर आपने क्या देखा कि ब्लड हृदय से निकल गया, सॉरी लंग से निकला फेफड़े से, और फिर फेफड़े तक पहुंचने में ये हृदय से 2 बार होकर गुजर रहा। पहली बार यहां से हृदय में प्रवेश किया, निकला, फिर इकट्ठा होकर के फिर ये हृदय में प्रवेश किया। 2 बार प्रवेश कर रहा है, तो 2 बार प्रवेश किया, फिर यहाँ आया और फिर ये यहाँ पहुंच गया। यानी कि फेफड़े से ब्लड निकला और फिर वापस फेफड़े में पहुंचने के लिए इसको हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। यानी शुद्ध रुधिर एक बार दाएं आलिंद में और अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में और अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है। तो रुधिर द्वारा शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। दोहरा परिसंचरण में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। फिर शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर सिरका द्वारा, फिर शिराओं द्वारा और फिर महाशिरा द्वारा एकत्र करके ला करके दाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। फिर यह अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से दाएं निलय और दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुधिर द्वारा शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। जिन जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर का होता है उनमें, अगर आप फ्रॉग में देखें, मेढकों में जो एम्फीबियंस है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड आ रहा है। ये अब ये हृदय में दाएं आलिंद में जाएगा, लेकिन एम्फीबियन में क्या होता है, यहाँ से सीधे डायरेक्ट फेफड़े में आ जाता है। यानी वो दोबारा हृदय में नहीं आता, बल्कि यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों से सीधे फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। तो उसे कहते हैं एकहरा रुधिर परिसंचरण या एकल रुधिर परिसंचरण उसको कहते हैं। तो मेढक का हृदय जो है वो 3 चैम्बर का होता है, 2 आलिंद एक निलय का बना होता है। जिन जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर का होता है उनमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग बहता है। आप देखिए, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है और इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाता है। और जिन जंतुओं का हृदय 2 या 3 चैम्बर का होता है उनमें शुद्ध अशुद्ध रुधिर मिक्स होकर के बहता है। अतः इन जंतुओं की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसीलिए जिन जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर का होता है वो होमोथर्मल कहलाते हैं, होमोथर्मल होते हैं, यानी समतापी जंतु होते हैं। ध्यान में रहे, जिन जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर का होता है वो समतापी जंतु होते हैं। समतापी जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है। जैसे हम लोगों का, मनुष्यों के बॉडी का टेम्परेचर लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस, सामान्य रूप में 37 डिग्री सेल्सियस कहा दिया जाता है। हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। बाहर का टेम्परेचर चाहे कम हो या ज्यादा। ठंडी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम है, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। इसके लिए शरीर को अधिक उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह अधिक उष्मा और ऊर्जा इनको तभी मिल पाएगा जब
इनको पर्याप्त ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिलेगा, और पर्याप्त ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब इनका हृदय 4 चैम्बर का होगा। ठीक है, तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जंतु जो है वो समतापी होते हैं, और इन जंतुओं में शुद्ध अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहता है, जिससे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। वहीं एक पीसीज को देख लीजिए, और एम्फीबियन को देख लीजिए, रेप्टिलियंस को देख लीजिए। अब जो रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप रेंग कर चलने वाले जंतु जैसे सांप है, छिपकली है वगैरह, तो रेप्टाइल्स जो है इनका हृदय 3 चैम्बर का होता है, एम्फीबियन का 3 चैम्बर का होता है। तो ये जो है असमतापी जंतु होते हैं, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ये हो गया भाई दोहरा पायसंचरण। दोहरा पायसंचरण से लाभ क्या है? तो दोहरा पायसंचरण से लाभ यही है कि दोहरा पायसंचरण में शुद्ध अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहता है, जिससे प्राणी की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाता है और उनके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। ये दोहरा पायसंचरण के लाभ है। अब हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, रुधिर दाब, रक्त दाब के बारे में हम आपको बताएंगे। रक्तदाब किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर रक्तदाब, इसको बीपी कह दिया जाता है। तो देखिए, रुधिर द्वारा धमनियों पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहा जाता है। यानी जब रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने से वो जो है धमनियों की दीवार पर अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। आप इसके प्रैक्टिकली आप इसको जान सकते हैं। आपके घरों में छोटा सा मोटर होता होगा, जिसे टैंक से पानी को निकाल करके कहीं आगे से कहीं गाड़ी धुलते हैं तो पतला पाइप लगा देते हैं। अब उस पतले पाइप में छेद कर दीजिए सुई से, तो आप देखेंगे जब उसमें पानी फ्लो होता है, बहता है, तो जहां पे छेद है वहां से एक फव्वारा ऊपर की तरफ निकलता है। ये फव्वारा कहां से निकल रहा है? क्योंकि जब ये पानी उसमें बह रहा है, इसके बहने से एक दाब लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ, और उसी दाब के कारण ये पानी उस छिद्र से होकर के ऊपर निकलता रहता है। तो इसी प्रकार से जब ब्लड हमारे रुधिर वाहिनियों में फ्लो करता है, तो यह रुधिर वाहिनियों की दीवार पर अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगाता है। इसी दाब को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mm HD होता है। 120/80, 120 क्या 80 क्या है? देखिए, अब ये 120 जो है ये है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ये कितना होगा? 120 mm HD। और 80 क्या है? इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये होगा 80 mm। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं? इसे सिस्टोलिक प्रेशर को संकुचन दाब भी कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर को संकुचन दाब, संकुचन दाब, और डायस्टोलिक प्रेशर को अनुशीतलन दाब कहा जाता है।
अनुशीतलन दाब, तो संकुचन दाब 120, अनुशीतलन दाब 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, संकुचन दाब क्या है? देखिए, जब निलय संकुचित होता है तो निलय के संकुचित होने से रुधिर तेजी के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है। तो उस समय जो धमनियों पर रुधिर द्वारा दाब डाला जाता है, उस दाब को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब। यानी निलय के संकुचन से रुधिर द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब होता है। वह होता है 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर, जब निलय विश्राम अवस्था में रहता है, तो विश्राम अवस्था में, निलय के विश्राम अवस्था में रुधिर द्वारा धमनियों पर जो दाब डाला जा रहा है, वह दाब को कहते हैं, उस दाब को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और वह होता है 80 mmHg। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा कि मोटर में लगा दीजिए पाइप, पानी जा रहा है, तो उस समय दाब अधिक, उसमें छेद करिए तो पानी तेजी के साथ ऊपर बहेगा, दाब अधिक होगा। और मोटर को बंद कर दीजिए और पाइप में भी पानी है, अगर मोटर बंद करने के बाद पाइप के मुंह को बंद कर दीजिए और छेद करिए, तब भी आप देखेंगे कि पानी ऊपर तो जा रहा है लेकिन बहुत कम ऊपर जाएगा, यानी कि उस समय दाब का मान कम हो जाता है। तो वह होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे? निलय के संकुचन अवस्था में रुधिर द्वारा धमनियों पर डाले गए दाब को संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका मान होता है 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं? निलय के विश्राम अवस्था में, जब निलय विश्राम अवस्था में होता है, उस समय रुधिर द्वारा धमनियों पर डाले गए दाब को अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वह होता है 80 mmHg। तो अब देखें, ये तो ब्लड प्रेशर हो गया। अब कभी कभी इसी कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है? अगर लोग किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg या इससे ऊपर लगातार बना रहता है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg या इससे ऊपर लगातार बना रहता है, तो इसे कहते हैं उच्च रक्तदाब। यदि जैसे हम अभी सीढ़ी चढ़ करके आते हैं तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम दौड़ करके आते हैं उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन विश्राम अवस्था में जो आदमी है, काफी रेस्ट कर रहा है और उसके बाद भी उसका ब्लड प्रेशर 150/90 या इससे अधिक बना हुआ है लगातार, तो इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। तो उच्च रक्तदाब जो है ये काफी हार्मफुल होता है, और उच्च रक्तदाब यह साइलेंट किलर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि उच्च रक्तदाब के कारण मृत्यु इस तरीके से हो जाती है कि आदमी को कोई आभास तक भी नहीं होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आदमी को कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती है, तो इसमें से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने से रुधिर वाहिनियों के फटने का खतरा रह जाता है। हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिनियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो फट जाती है, जिसे ब्रेन हेमरेज कह दिया जाता है। तो फट जाती है तो ब्रेन के आगे वाले भागों में ब्लड की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पाती है। जैसे आगे वाला भाग पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर, ब्रेन का अगला भाग पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर पाता है और आदमी को पैरालाइसिस भी हो जाता है, लकवा जिसको कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर काफी हार्मफुल होता है। तो ये है ब्लड प्रेशर के बारे में। रुधिर दाब तो आवश्यक है कि रुधिर दाब को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। वैसे 30 साल की उम्र के बाद या 35 साल की उम्र के बाद कम से कम महीने में एक बार सबको अपना ब्लड प्रेशर आवश्यक रूप से
चेक करवा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर लो है तो लो ब्लड प्रेशर भी हानिकारक होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब लो हो जाएगा तो शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ब्लड यानी ऑक्सीजन की सप्लाई और पोषक पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पाती, आदमी को वीकनेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है लो ब्लड प्रेशर के कारण। तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसके बारे में, और ब्लड प्रेशर हमेशा कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य चेक ही करवा लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको दोहरा पायु संचरण के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे हृदय से संबंधित होने वाले रोग, कि हृदय संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।